सोचो, एक ऐसा देश जहां आप जिस स्टैम्प पेपर पर साइन करते हो, जिसे आप लीगल सिक्योरिटी समझकर ट्रस्ट करते हो, वही डॉक्यूमेंट एक दिन फेक निकले और आपको कभी पता भी नहीं चला था। छोटा स्कैम नहीं बल्कि 30,000 करोड़ का स्कैम। और सबसे शॉकिंग बात, सिस्टम को पता था फिर भी ये चलता रहा। ये कहानी है एक आदमी की जिसने पूरा सिस्टम को हैक कर दिया। ये स्टोरी है अब्दुल करीम की, एक ऐसा आदमी जो कर्नाटका से सिंपल बैकग्राउंड से आया था, जिसका बचपन स्ट्रगल से भरा था, जो ट्रेन्स में फ्रूट्स बेचकर पैसा कमाता था, लेकिन जिसके दिमाग में एक अलग ही ऑब्जर्वेशन पावर थी। जिंदगी ने उसे अपॉर्चुनिटीज कम दी, लेकिन उसने सिस्टम को समझने का एक अलग तरीका डेवलप किया। और जब वो सऊदी अरेबिया से इंडिया वापस आया तो उसने नॉर्मल जॉब चूज नहीं की, बल्कि फॉर्जरी और फेक डॉक्यूमेंट्स का काम में घुस गया। इसके काम का दौरान उसकी नज़र पड़ी स्टैम्प पेपर्स पर, एक ऐसी चीज़ जो आम लोगों के लिए बस एक पेपर होती है, लेकिन असल में हर लीगल ट्रांजैक्शन की बैकबोन होती है। चाहे वो प्रॉपर्टी का डील हो या अग्रीमेंट हो या कोर्ट का डॉक्यूमेंट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रिंट करती है, जिसका मतलब था डिमांड हमेशा हाई और सप्लाइड कंट्रोल थी। और जब किसी सिस्टम में ये इम्बैलेंस होता है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी भी आती है। करीम ने डिसाइड किया कि वो फेक स्टैम्प पेपर्स बनाएगा, लेकिन सिंपल फेक नहीं, बल्कि ऐसे डुप्लिकेट्स जो बिल्कुल ओरिजिनल लगे, जिसे कोई पकड़ ही ना सके। ये काम इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रिंटिंग नहीं बल्कि सिक्योरिटी फीचर्स, पेपर क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सब कॉपी करना पड़ता है। लेकिन करीम ने सिस्टम के बाहर से अटैक नहीं किया, वो सिस्टम के अंदर घुस गया, कनेक्शंस बनाया, लोगों को खरीदा और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जहां असली और नकली के बीच का फ़र्क ख़त्म हो गया। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ा स्कैम। जब करीम ने सिस्टम को समझ लिया, तब उसने सिर्फ एक छोटा इलीगल काम करने का प्लान नहीं बनाया, बल्कि उसने डिसाइड किया कि वो पूरा प्रोसेस को रेप्लिकेट करेगा, प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, ताकि उसका बनाया हुआ फेक स्टैम्प पेपर्स इतना रियल लगे कि वो बिना किसी डाउट के मार्केट में सर्कुलेट हो सके। इसके लिए उसने सिर्फ मशीन्स अरेंज नहीं की, बल्कि उन लोगों तक पहुंच बनाई जो सिस्टम के अंदर काम करते थे, जिनके पास ओरिजिनल डिज़ाइंस का एक्सेस था, जिनको पता था कि एक्चुअल स्टैम्प पेपर्स कैसे बनते हैं। तो धीरे धीरे पैसा और पावर यूज़ करके उसने उन्हें अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया। ये एक नॉर्मल स्कैम नहीं था जहां एक आदमी बाहर से सिस्टम को चीट कर रहा था। ये एक ऐसा सेटअप था जहां सिस्टम के अंदर के लोग ही सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे थे, और इसी वजह से असली और नकली के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया। जैसे जैसे ये नेटवर्क ग्रो होता गया, वैसे वैसे फेक स्टैम्प पेपर साइलेंटली मार्केट में एंटर होने लगे। और क्योंकि उनकी क्वालिटी इतना हाई थी, बैंक्स, कोर्ट्स और कंपनीज तक उन्हें बिना चेक किए यूज़ करने लगे। और हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के साथ करीम का कॉन्फिडेंस और उसका स्केल दोनों बढ़ते गए। उसने सिर्फ एक इलीगल ऑपरेशन नहीं चलाया था, उसने एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया था। और क्योंकि उनकी क्वालिटी इतना हाई थी, बैंक्स, कोर्ट्स और कंपनीज तक उन्हें बिना चेक किए यूज़ करने लगे। और हर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के साथ करीम का कॉन्फिडेंस और उसका स्केल दोनों बढ़ते गए। कर्नाटका में एक रूटीन पुलिस चेक के दौरान
जब कुछ सस्पिशियस स्टैम्प पेपर्स पकड़ा गए थे, तब शुरू में किसी ने इसे बड़ा स्कैम की तरह ट्रीट नहीं किया था, क्योंकि इंडिया जैसे देश में छोटे फेक डॉक्यूमेंट्स केसेस आम बात होती है। लेकिन जैसे जैसे ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट को क्लोजली एग्जामिन करना शुरू किया, उन्हें एक अजीब कंसिस्टेंसी नजर आई थी। पेपर क्वालिटी परफेक्ट थी, प्रिंटिंग फ्लॉलेस थी और डिटेल की प्रिसाइज थी। ये एक सिंपल फेक लग नहीं रहा था। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे गहरी होती गई और हर नई लेयर के साथ एक नया नाम आया था, एक नई जगह और एक नया कनेक्शन सामने आता गया था, जिसे पुलिस को समझ आने लगा कि कोई आइसोलेटेड ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जो सिस्टम के अंदर घुस के काम कर रही है और जिसका रीच एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जैसे ही रेड स्टार्ट हुए, अलग अलग सिटीज़ में एक ही नाम और एक ही पैटर्न रिपीट होने लगा। प्रिंटिंग यूनिट्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब एक इनविजिबल थ्रेड से कनेक्टेड थे और हर रेड के बाद एक ही डायरेक्शन मिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स पुलिस को एक ही नाम तक ले जा रही थी। और फिर वो नाम सामने आया। वो नाम था अब्दुल करीम। जब करीम को फाइनली अरेस्ट किया गया था, तब तक उसका नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं रहती है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम की कहानी बन चुकी थी जहां पावर, मनी और करप्शन एक साथ मिलकर सच को छुपा रहे थे। और जब इंटरोगेशन शुरू हुआ तो डिटेल्स बाहर आई थी। उन्होंने पूरा देश को हिला कर रख दिया था। उसने सिर्फ अपने क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसने उन लोगों के नाम भी बताया जो उसका हेल्प कर रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वो लोग जिन्हें सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और इसी मोमेंट पर यह क्लियर हो गया था कि यह स्कैम सिर्फ एक आदमी का काम नहीं थी। और जब टोटल अमाउंट में कैलकुलेट किया गया था तो अमाउंट आया 30,000 करोड़। ये अमाउंट सुनने के बाद हर बंदा शॉक में होने लगे थे। एक नंबर जो सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेलियर का प्रूफ था। करीम अरेस्ट हो गया था, नेटवर्क एक्सपोज हो गई थी, लेकिन सच का सिर्फ एक हिस्सा की बाहर आया, क्योंकि जैसे जैसे केस आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे कुछ नाम छुपाया गए थे, कुछ फाइल साइलेंट हो गए थे और धीरे धीरे वो आवाज़ जो सिस्टम को हिलाने वाली थी वो कमज़ोर होने लगी थी। और आज भी सवाल है, क्या करीम एंड था या सिर्फ बिगिनिंग थी? इसका आंसर किसी को भी नहीं मालूम था। पर मैं ये तो कह सकता हूँ, ये खाली करीम नहीं बल्कि इंडिया के हर स्टेट में हो रहा है, बल्कि किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। इधर तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो।